आपके सिलेबस में पहले जो 2 चैप्टर है ना वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, इसमें हम स्टैटिक चार्ज को स्टडी करेंगे। कौन से वाले चार्ज को स्टडी करेंगे, स्टैटिक चार्ज को हम इसमें स्टडी करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है स्टैटिक चार्ज की स्टडी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब होता है मूविंग चार्ज की स्टडी। तो चलो चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पहला सवाल जो इस चैप्टर में हमारे दिमाग में आता है वो ये आता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज आखिर होता क्या है। देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मटेरियल की वो बेसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है या उसको सेंस करता है। मतलब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रिक चार्ज होगा तो वो इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर पाएगा या उसको सेंस कर पाएगा। जैसे आपने डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल देखे इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड। आपने देखा होगा जब हम कंघे से बाल बनाते हैं तो बाल कंघे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, देखा है ये चीज, है ना। या फिर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास में अगर एक प्लास्टिक स्केल को, जिसको आपने नायलॉन के कपड़े से रब किया हुआ है, उसको लेके जाते हैं तो वो कागज के टुकड़े उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये भी इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। या थंडरस्टॉर्म के टाइम पे जो लाइटनिंग होती है, आसमान में जो बिजली चमकती है, ये भी किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से होता है। ऐसे बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी। कई बार प्लास्टिक की चेयर पे हम लोग काफी देर बैठे रहते हैं, फिर उठ के किसी लोहे की चीज को टच करते हैं तो एक करंट सा आता है ना, एक इलेक्ट्रिक शॉक जैसा लगता है। तो ये भी इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से होता है। तो डेली लाइफ में इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देखते हो जो इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम ये बना सकते हैं या बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मटेरियल की वो बेसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है या उसको सेंस करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज किस टाइप का होता है, कितने टाइप के होते हैं, क्या इनकी और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, उनको हम डिटेल में बात करते हैं, उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो देखो, नेचर के अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो सिर्फ 2 ही टाइप के होते हैं। एक टाइप का चार्ज होता है प्रोटॉन्स के ऊपर, जिसको हम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। प्रोटॉन्स के ऊपर जो चार्ज है उसको हमने क्या नाम दे दिया, पॉजिटिव चार्ज। और दूसरे टाइप का जो चार्ज है वो होता है नेगेटिव चार्ज, जो कि होता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। प्रोटॉन्स के ऊपर जो चार्ज है उसको हमने क्या नाम दिया, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स में जो चार्ज है उसको हमने क्या नाम दिया, नेगेटिव चार्ज। अच्छा, इनको पॉजिटिव और नेगेटिव नाम क्यों दिया, कुछ और नाम भी दे सकते थे। जैसे पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अगर आप +5 में -5 ऐड करोगे तो क्या होगा, आपस में वो कैंसिल हो जाएंगे। उसी तरीके से क्या होता है कि एक टाइप का चार्ज दूसरे टाइप के चार्ज को कैंसिल कर देता है। इसलिए इन चार्जेस को हमने नाम क्या दे दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव इसलिए दिया है क्योंकि जैसे आप इनको कांटेक्ट में लेके आते हो ना, तो ये चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया हमने, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रख दिया। याद रखना है, प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है जी। अब अगली प्रॉपर्टी ये है इलेक्ट्रिक चार्ज की कि अगर लाइक चार्जेस को आप पास पास लेके आओगे, लाइक मतलब एक जैसे चार्जेस को, जैसे पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के पास में लेके आए, तो इनके बीच में आपको रिपल्शन देखने को मिलेगा। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसी तरीके से अगर नेगेटिव चार्ज के पास में आप नेगेटिव चार्ज लेके जाओगे तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। मतलब लाइक चार्जेस हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लेकिन जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास में आप नेगेटिव चार्ज लेके जाओ तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। मतलब अनलाइक चार्जेस, अपोजिट टाइप के चार्जेस एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये बेसिक प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। इसके बाद में नॉर्मली अगर आप किसी भी चीज को देखोगे ना, किसी भी एटम को देख लो या किसी भी मटेरियल को देख लो, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मिलेगा। मतलब उस पर कोई भी चार्ज नहीं मिलेगा, शुरुआत में कोई चार्ज नहीं होता है। मतलब जैसे एक एटम है सपोज करो, तो आपको पता है जितनी भी चीजें हम अपने आसपास देखते हैं, कोई भी चीज ले लो, वो एटम से मिलकर बनी होती है। तो जो एटम होता है उस एटम के अंदर क्या चीजें होती है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन का जो एटम का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस किसको बोलते हैं, जहां पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, उस जगह को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। तो यहाँ पे कौन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है। ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ ये सपोज करो न्यूट्रॉन्स हैं, और बाकी इसमें क्या है, ये प्रोटॉन्स मान लेते हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है पार्टिकल। तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये दोनों पार्टिकल्स है, और बाहर अलग अलग ऑर्बिट्स में क्या करते रहे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। जो अलग अलग ऑर्बिट्स है उसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, किसी भी एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही
प्रोटॉन्स भी होते हैं, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल सिचुएशन में किसी भी एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे बाहर, न्यूक्लियस के बाहर, उतने ही न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी होंगे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर बराबर होता है। अच्छा, इन दोनों पे चार्ज भी बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज की वैल्यू क्या होती है, बराबर। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे जो चार्ज है उसको ई के सिंबल से डिनोट करते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की बात हो रही है तो यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा देंगे, प्रोटॉन पे चार्ज की बात हो रही है तो पॉजिटिव सिंबल लगा देंगे, या पॉजिटिव रहेगा चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होता है, बराबर ही होता है। अब हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का नंबर क्या है, यहाँ पे इक्वल है। अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर यहाँ पे बराबर है तो इसका मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे टोटल नेगेटिव चार्ज और जितने भी प्रोटॉन्स हैं उन पे टोटल पॉजिटिव चार्ज ये भी बराबर होगा। सपोज करो भाई इसके अंदर 10 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में और 10 इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहे हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हुआ -10e, ई मतलब चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, है ना, उसका मैग्नीट्यूड। और प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा, +10e, है ना। तो दोनों का टोटल कितना आएगा, 0 आ जाएगा। ये तो इसका मतलब नेट चार्ज एटम पे कितना हो गया, 0। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देके एटम से बाहर निकाल देते हो, सपोज करो इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, किसी भी फॉर्म में आपने एनर्जी दी, हो सकता है आप हीट की फॉर्म में एनर्जी दे रहे हो सकता है लाइट की फॉर्म में एनर्जी दे रहे हो, किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली और एनर्जी मिलने से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से बाहर चला जाता है। अगर सफिशिएंट एनर्जी मिल जाए तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से तो फ्री हो गया, इसलिए हम इसको बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे इसको, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, ठीक है। तो ये अपना फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब ये एटम्स के बीच में जो खाली जगह होती है वहां पे रेंडमली घूमता रहेगा। अब इस एटम की अगर बात करें तो इसमें पहले कितने प्रोटॉन्स थे, न्यूक्लियस के अंदर 10 प्रोटॉन थे और 10 इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहे थे। लेकिन अब क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देके आपने बाहर निकाल दिया, इसका मतलब अब इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस में, प्रोटॉन तो अभी भी 10 हैं, जिन पे चार्ज कितना होगा 10 इंटू ई। लेकिन इलेक्ट्रॉन 1 से कम हो गए, है ना, एक कम हो गए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 9 इलेक्ट्रॉन बचे। तो 9 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर यानी कि 9 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, -9e चार्ज होगा। तो अब जो टोटल चार्ज इस एटम पे आएगा, अभी जो सिचुएशन है वो लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन पे टोटल चार्ज है -9e और जितने भी प्रोटॉन्स है 10 प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस में उन पे चार्ज है +10e। तो टोटल करो दोनों का, टोटल करोगे तो 9e माइनस का 9e 10e से जब आप कैंसिल करोगे तो e बच जाएगा, मतलब +e बचेगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज बचेगा एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के बराबर, उसके मैग्नीट्यूड के बराबर। तो आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो इस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों आया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो गया और प्रोटॉन का नंबर कंपैरेटिवली ज्यादा हो गया, इसलिए जो नेट चार्ज आएगा एटम पे वो कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा, है ना। तो हम ये एक कंक्लूजन बना लेते हैं इससे कंक्लूजन ये निकला कि अगर कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन अगर निकलेंगे तो उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा। मतलब अगर कोई भी मटेरियल, कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन अगर कोई भी मटेरियल या कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, उस पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो क्या होगा, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना। तो सिंपल सा एक कंक्लूजन ये निकला कि अगर कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है तो उस पर हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अच्छा, मास पे भी कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो इलेक्ट्रॉन का मास वैसे तो नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है, लिख देते हैं कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। अच्छा, प्रोटॉन का मास कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, ये प्रोटॉन का मास होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं ना, इनका मास काफी कम होता है, आप देख भी सकते हो। तो यहाँ पे अगर मान लो इलेक्ट्रॉन किसी भी मटेरियल को आपने दे दिए या उससे निकाल लिए, तो मास में कोई बहुत बड़ा चेंज तो नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा मामूली सा चेंज जरूर आएगा। अगर कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज की जा रही है, इसका मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं।
अगर इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है इसके अंदर। जब आप किसी भी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करोगे तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और उसका मास थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर कोई भी बॉडी नेगेटिवली चार्ज की जा रही है, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, उसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास भी है, तो उसका मास पहले से इंक्रीज हो जाएगा। तो पहले जितना इस न्यूट्रल बॉडी का मास था उसके कंपैरिजन में इस नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मास क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा, है ना। तो पॉजिटिवली चार्ज अगर करते हो किसी भी बॉडी को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो उसका मास थोड़ा सा कम हो जाता है, और अगर नेगेटिवली चार्ज करते हो तो उसका मास थोड़ा सा बढ़ जाता है ना। ये चीज याद रखनी है, ठीक है जी, आ रहा है समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट, फिर अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रिक चार्ज का पता लगाना है, मतलब आपको अगर पता लगाना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज है या नहीं है, तो उसके लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं, और उस डिवाइस का नाम क्या होता है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप ये एक डिवाइस है जिससे हम चार्ज को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसका काम क्या होता है, टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, है ना। ये चार्ज का पता लगाता है कि किसी बॉडी पे चार्ज है या नहीं है। कैसे पता लगाता है, तो पहले इसके कंस्ट्रक्शन में देख लेते हैं क्या क्या चीजें लगी हुई है। देखो इसके अंदर सबसे पहले तो ये एक मेटल का वायर है जो कि एक ग्लास के बॉक्स के अंदर ऐसे फिट किया हुआ है। ये क्या है यहाँ पे, ये एक मेटल वायर है, ये है मेटल वायर। ये क्या चीज है, ये ग्लास का बना हुआ एक जार है, ये है ग्लास जार, ठीक है। अच्छा ये नीचे वाले सिरे पे क्या लटकी हुई है, तो इनको बोलते हैं गोल्ड लीव्स, क्योंकि ये गोल्ड से बनी हुई है ना, इसलिए इनको क्या बोल दिया, गोल्ड लीव्स, ठीक है। गोल्ड लीव्स है, गोल्ड। अच्छा गोल्ड क्यों यूज किया, क्योंकि गोल्ड क्या होता है कि उसको बिल्कुल पतला कर सकते हो आप, उसमें डक्टाइल प्रॉपर्टी होती है जिससे उसको बिल्कुल पतला कर सकते हो, और इतना पतला कर सकते हो कि ये बिल्कुल हल्की हल्की दो पत्तियां बन जाएंगी। अगर कोई दूसरी मेटल लेते तो इतना पतला करने पे हो सकता है टूट जाता, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे गोल्ड यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा ये कोई भी मेटल का एक वायर है जिसके नीचे वाले सिरे पे ये गोल्ड लीव्स लगी हुई है। अब आपको डिटेक्ट करना है कि इस पे मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पे चार्ज है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को इसके पास में लेके आएंगे। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई रोड है सपोज करो, अगर ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगी तब तो इन लीव्स के अंदर आपको कोई भी मूवमेंट दिखाई नहीं देगा, मतलब कोई भी हलचल नहीं होगी। अगर इन लीव्स में कोई भी हलचल नहीं है, मतलब कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, जब आप इस ऑब्जेक्ट को इसके पास में लेके आ रहे हो और इन लीव्स में आपको कोई भी मूवमेंट दिखाई नहीं दिया, इसका मतलब ये बॉडी क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर इस पे चार्ज होगा तो क्या होगा, जैसे मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज है, सपोज करो ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो अब ये क्या है, एक मेटल वायर है, और गोल्ड भी क्या होता है, मेटल ही होता है। अब मेटल्स की एक खास बात होती है, मेटल्स के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कौन से वाले इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन जिनको एनर्जी मिलने से वो एटम से फ्री हो गए हैं, उनको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं जो रैंडमली घूमते रहते हैं इसके अंदर। लेकिन जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज रोड इसके पास में लेके जाओगे या पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट इसके पास में लेके जाओगे तो क्या होगा, इसके अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनको ये पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पे जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर वाले सिरे पे आके इकट्ठा हो जाएंगे, ऐसे इकट्ठा हो गए। अब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है इसलिए ऊपर वाले सिरे पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन तो ऊपर आके इकट्ठा हो गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन किसी न किसी एटम से फ्री हुए थे, और जिस एटम से इलेक्ट्रॉन फ्री हुए होंगे एनर्जी लेके, उस एटम पे कौन सा चार्ज आया होगा बताओ, उस पे चार्ज आया होगा पॉजिटिव, है ना, क्योंकि एटम से इलेक्ट्रॉन फ्री होता है तो उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है। तो वो जो पॉजिटिवली चार्ज एटम्स हैं वो इसी वायर के अंदर हैं, उनको ये वाला पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो वो जो पॉजिटिव चार्ज है, वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिपेल होके एकदम दूर वाले सिरे पे चला जाएगा, यानी कि इन लीव्स के ऊपर आ जाएगा। तो दोनों लीव्स के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब क्योंकि दोनों लीव्स के ऊपर एक ही टाइप का चार्ज है ना, दोनों लीव्स पे कौन सा टाइप का चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव, और लाइक चार्जेस हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसका मतलब ये दोनों जो लीव्स हैं ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी और इस तरीके से ये डाइवर्ज हो जाएंगी। पहले तो ये ऐसे चिपकी हुई थी, फिर ये ऐसे डाइवर्ज हो जाती है, दूर दूर हो जाती है।
तो उससे हमें ये आइडिया लग जाता है, पता चल जाता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज रहा होगा, तभी ये डाइवर्ज हो रही है। आया समझ में? अब आप सोच के बताओ कि अगर मैं इसके पास में नेगेटिवली चार्ज रोड लेके आता तब क्या होता। अभी तो पॉजिटिवली चार्ज रोड इसके पास में लेके आए तो ये डाइवर्ज हो गई। अगर मैं इसके पास में नेगेटिवली चार्ज रोड लेके आता तो क्या होता, सोच के बताओ। अट्रैक्ट होती? नहीं जी, अट्रैक्ट नहीं होती, तब भी ये रिपेल होती। देखो कैसे, अगर आप नेगेटिवली चार्ज रोड इसके पास में लेके आते तो नेगेटिव चार्ज क्या करता, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता, तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहे थे वो रिपेल होके नीचे वाले सिरे पे आ जाते। तो लीव्स के ऊपर कौन सा चार्ज आता, नेगेटिव, इस पे भी नेगेटिव, और ऊपर वाले सिरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता। अब क्योंकि लीव्स के ऊपर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आता, इसका मतलब तब भी ये क्या होती, रिपेल होती। तो रिपल्शन इस चीज का इंडिकेशन है कि जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। रिपल्शन इस चीज का इंडिकेशन है। अगर ये लीव्स डाइवर्ज हो रही है तो इसका मतलब बॉडी पे इलेक्ट्रिक चार्ज है। हाँ, ये नहीं पता चलेगा कि कौन से टाइप का चार्ज है। यहाँ पे इसकी लिमिटेशन होती है इस डिवाइस की कि ये चार्ज का नेचर नहीं बता पाता कि कौन से टाइप का चार्ज है। जैसे आप पॉजिटिवली चार्ज रोड इसके पास में लेके जा रहे हो तब भी ये दोनों लीव्स रिपेल हो रही है। जब आप नेगेटिवली चार्ज रोड इसके पास में लेके जा रहे हो तब भी ये दोनों लीव्स रिपेल हो रही है। तो रिपल्शन इस चीज का इंडिकेशन है कि जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज है, लेकिन नेचर ऑफ द चार्ज का यहां पे पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ज्यादातर इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है ये किस काम आता है, तो ये चार्ज को डिटेक्ट करने के काम आता है। और इसकी लिमिटेशन भी याद रखनी है कि ये चार्ज का नेचर नहीं बता पाएगा। ठीक है, ये सिर्फ क्या बता पाता है कि अगर बॉडी पे चार्ज है या नहीं है, ये उसको डिटेक्ट कर पाता है ना, चार्ज को बता पाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में फिर अगर इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट कंडीशन में होता है या मोशन कर रहा होता है या वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है तो फिर वो कौन कौन से इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा उसको हम डिस्कस करेंगे अब, है ना। देखो, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट कंडीशन में रुका हुआ है, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज मूव ही नहीं कर रहा है, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज मूव नहीं करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर पाएगा। क्या प्रोड्यूस कर पाएगा? अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर पाएगा। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट कंडीशन में है, उसकी वेलोसिटी 0 है, चार्ज क्या है, एट रेस्ट, तो उस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोड्यूस कर पाएगा, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर पाएगा अपने चारों तरफ। ठीक है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक चार्ज एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मान लो चार्ज मूव कर रहा है और इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर चार्ज मूव करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब ये मूव करेगा तो कुछ करंट प्रोड्यूस होगा। भाई इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम अगले 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट किसको बोला जाता है, द फ्लो रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो जब भी चार्ज मूव करता है ना तो वो करंट प्रोड्यूस करता है। तो जब ये चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो वो करंट प्रोड्यूस करेगा, और अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो एक कांस्टेंट करंट प्रोड्यूस करता रहेगा, और उस कांस्टेंट करंट से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। जो चार्ज पार्टिकल है ना, अगर वो रेस्ट में होता है तो सिर्फ क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर पाता है, लेकिन जैसे वो मोशन में आ जाएगा वो करंट प्रोड्यूस करना लग जाएगा और करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने लग जाएगा। अब क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है इसलिए कांस्टेंट करंट प्रोड्यूस होगा, उससे कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो कौन कौन सी दो चीजें बनेंगी अब, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को हम बी के सिंबल से डिनोट करते हैं। तो दो चीजें यहां पे प्रोड्यूस हो रही होंगी। ठीक है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, वेरिएबल वेलोसिटी। देखो, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, ये इक्वल का सिंबल काटा हुआ है ऐसे, इसका मतलब वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही। यहां पे भाई चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगा ही। क्योंकि ये मूव कर रहा है तो करंट भी प्रोड्यूस होगा, लेकिन वो करंट कांस्टेंट नहीं होगा इस बार, क्योंकि ये वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है, वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो अगर वेरिएबल वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो क्या होगा, यहाँ पे एक वेरिएबल करंट प्रोड्यूस होगा, और उस वेरिएबल करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कैसा होगा, वेरिएबल। तो इससे एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड बना। अब जहां भी वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड या वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, मतलब चेंज होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड या चेंज होने वाला मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो उससे एक चीज और प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाती है, और उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या प्रोड्यूस होंगे इससे,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स भी इनको बोल सकते हो शॉर्ट में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कब प्रोड्यूस होती है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ में चेंज हो रहा होता है। अब क्योंकि चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो जब ये मूव करेगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होने से एक वेरिएबल करंट बनेगा, और वेरिएबल करंट से क्या बना? वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, और उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होने लग गई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होने लग गई। तो इस पे छोटा मोटा या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट कंडीशन में है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, मोशन में है तो वो क्या प्रोड्यूस कर सकता है, अगर वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और याद रखो, जैसे आप किसी भी मेटल बॉडी को चार्ज करते हो, सपोज करो मेटल, मतलब मेटल को हम कंडक्टर्स भी बोलते हैं, मेटल्स का दूसरा नाम क्या होता है? कंडक्टर्स। कंडक्टर्स मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसमें चार्ज कंडक्ट हो सकता है उसको हम कंडक्टर बोल देते हैं। तो मान लो कि आपके पास में कोई मेटल का स्फेयर है, ये क्या है? एक मेटल का स्फेयर अपने पास, मेटल का बना हुआ स्फेयर है। अब आप इसको चार्ज कर रहे हो, मान लो, है ना, इसको कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज दे रहे हो, तो जैसे ही आप इसको चार्ज दोगे ना, तो वो सारा का सारा चार्ज इसके आउटर सरफेस पे चला जाएगा। आउटर सरफेस पे क्यों? अंदर क्यों नहीं है? ये कौन से टाइप का चार्ज है? मान लो इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, तो ये जो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है ये एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेगा, तो दूर कहां तक जा सकता है? सरफेस तक जा सकता है, इसलिए सारा का सारा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा। तो जब भी आप किसी मेटल बॉडी को चार्ज करोगे तो एक चीज याद रखनी है कि जब भी आप किसी मेटल बॉडी को चार्ज करते हो तो चार्ज हमेशा उस मेटल बॉडी की आउटर सरफेस पे चला जाएगा। कहां पे रहेगा? उसकी आउटर सरफेस पे, आउटर सरफेस पे रहेगा। इनसाइड द कंडक्टर चार्ज की वैल्यू क्या होगी? हमेशा 0, ठीक है। एक चीज तो ये याद रखनी है, अगर कंडक्टर यूनिफॉर्म शेप का है, कंडक्टर यूनिफॉर्म शेप का है, जो मेटल बॉडी आप ले रहे हो, अगर वो स्फेरिकल है, एक प्लेन शीट की फॉर्म में है, ऐसा कोई यूनिफॉर्म शेप है, तो चार्ज पूरी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। अंदर तो चार्ज 0 रहेगा, लेकिन सरफेस पे चार्ज हर जगह बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना, ये इसकी प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर कंडक्टर नॉन यूनिफॉर्म शेप का है, देखो कहीं से पॉइंटेड है, कहीं पे फ्लैट है, कहीं पे राउंड है, इस तरीके से नॉन यूनिफॉर्म शेप का है ये, इसको यूनिफॉर्म शेप नहीं बोल सकते। तो इसमें क्या होगा? तो इसमें आपको याद रखना है कि जो पॉइंटेड एजेस होंगे, इसके जो नुकीले सिरे होंगे, ये वाले सिरे, ये वाले जो सिरे हैं ना, यहाँ पे ये वाले जो सिरे हैं पॉइंटेड एजेस, यहाँ पे चार्ज सबसे ज्यादा इकट्ठा होगा। यहाँ पे चार्ज की डेंसिटी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। चार्ज की डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां होगी? बोलो। सबसे ज्यादा होगी पॉइंटेड एजेस के ऊपर। ये जो पॉइंटेड एजेस हैं, यहाँ पे चार्ज की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा चार्ज यहाँ पे इकट्ठा होगा। अब इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट होता है, और पोटेंशियल के बारे में हम सेकंड चैप्टर में स्टडी करेंगे, तो उसमें मैं आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूंगा कि ऐसा क्यों हुआ। बाकी अभी तो आप एक तरह से इसको याद रखो, जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लेंगे तब हम इस चीज को थोड़ा सा मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर पाएंगे। अभी तो आप इतना याद रखो कि अगर कोई भी नॉन यूनिफॉर्म शेप का कंडक्टर है, तो जहां पे पॉइंटेड एजेस होंगे वहां पे चार्ज की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, जो फ्लैट सरफेस होगी वहां पे चार्ज की डेंसिटी कम होगी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो वैसे कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको मैं सिग्मा से डिनोट कर रहा हूं, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या चीज होती है सर? रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब देखो, जैसे ये पॉइंट है, यहां पे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर पता करनी है, तो सरफेस को टच करते हुए आप एक स्फेयर ड्रॉ करो ऐसे, उस स्फेयर की जो रेडियस होगी उसी को बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर मैं इस पॉइंटेड एज के ऊपर अगर स्फेयर ड्रॉ करने जाऊंगा तो बहुत छोटा सा स्फेयर ड्रॉ होगा और उसकी रेडियस भी काफी कम होगी। तो जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है ना, वहां पे आप क्या देख रहे हो? सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, यानी कि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसा आप मैथमेटिकली लिख सकते हो। तो जो नॉन यूनिफॉर्म शेप के कंडक्टर होते हैं उनके लिए चार्ज की डेंसिटी सबसे ज्यादा वहां पे होगी जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे कम होगी। इस पर बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप याद रखना, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड है। आ रहा है समझ में? ठीक है, बिल्कुल आसान है एकदम। चलो आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं। अब नेचर के अंदर जितने भी मटेरियल्स हैं उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे? कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। कंडक्टर्स मतलब वो चीजें या वो मटेरियल्स जिनमें चार्ज
फ्लो हो सकता है, कंडक्ट हो सकता है, उनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल जितनी भी मेटल्स हैं, अर्थ है, ह्यूमन बॉडी, अपनी बॉडी भी क्या होती है, कंडक्टर होते हैं। हमें भी तो इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, क्योंकि हमें हमारी बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है, इसलिए हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। तो जितनी भी मेटल्स हैं, अर्थ है, ह्यूमन बॉडी है, ये सब किसकी कैटेगरी में आएंगी, कंडक्टर की कैटेगरी में आएंगे, इनको कंडक्टर्स बोलते हैं। दूसरी कैटेगरी है इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसमें चार्ज फ्लो नहीं हो सकता, उसके अंदर से चार्ज फ्लो नहीं हो पाएगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे, इंसुलेटर बोल देंगे। जैसे वुड हो गई, प्लास्टिक या नायलॉन हो गया, है ना, और ग्लास हो गया, सेरेमिक हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जिनमें चार्ज फ्लो नहीं हो सकता, तो उन सबको हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इंसुलेटर। और एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। ये क्या चीज है भाई, सेमीकंडक्टर मतलब, सेमी मतलब हाफ, सेमी मतलब क्या होता है, हाफ। तो सेमीकंडक्टर का मतलब ऐसे मटेरियल जो हाफ कंडक्टर हो और हाफ इंसुलेटर हो, मतलब उनमें कुछ प्रॉपर्टी कंडक्टर वाली होगी और कुछ प्रॉपर्टी किसकी होगी, इंसुलेटर वाली होगी, तो उनको हम क्या बोल देंगे, उनको हम बोलेंगे सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है, ऐसा कोई भी मटेरियल जिसमें ये दोनों प्रॉपर्टी हो, कंडक्टर और इंसुलेटर वाली। कौन से वाले मटेरियल होते हैं ऐसे, तो जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब ऐसे मटेरियल है जो कि सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं, मतलब इनमें दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं, कंडक्टर वाली भी होती है और इंसुलेटर वाली भी होती है। ठीक है, इनको कहाँ पे यूज करते हैं, तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं ना, आईसी वगैरह, ऐसे चिप्स वगैरह आपने देखी होंगी आईसीस, या फिर ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है ना, इसको बनाने के लिए, या फिर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं जैसे डायोड, है ना, ट्रांजिस्टर, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं। आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं उसमें ऐसे छोटे छोटे कंपोनेंट्स बहुत सारे लगे होते हैं, तो ये सब सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाए जाते हैं, है ना, तो इनको बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसके बारे में भी हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में जो सबसे लास्ट चैप्टर है वो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ही है, मतलब पूरा सेमीकंडक्टर के बारे में ही है ना, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो हम सिर्फ कैटेगरी बता रहे हैं कि चार्जेस के हिसाब से हम मटेरियल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी क्या है बोलो, कंडक्टर। दूसरी कैटेगरी क्या है, इंसुलेटर। तीसरी कैटेगरी क्या है, सेमीकंडक्टर, है ना। तो इस तरीके से हम इनको कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद में एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखो 1 कूलाम चार्ज इक्वल टू ESU। अब ये ESU क्या है, तो ESU की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये इसको स्टेट कूलाम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, स्टेट कूलाम भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करने के लिए एक यूनिट होती है कूलाम, और अगर बहुत कम चार्ज है किसी बॉडी पे या किसी पार्टिकल पे तो उसके लिए हम एक छोटी यूनिट भी यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं ESU या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। एक कूलाम में कितने ESU होते हैं, तो 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या फिर स्टेट कूलाम। तो 1 कूलाम किसके बराबर होगा, 3 × 10⁹ ESU या स्टेट कूलाम के बराबर होगा। ठीक है, एक तो ये याद रखो, ये बहुत बार पूछते हैं, देखो एक बार पूछा हुआ है, 2 बार पूछा हुआ है इवन। और एक यूनिट और आप याद कर सकते हो इसके साथ, एक एडिशनल यूनिट और बता देता हूं, 1 फेराडे। ये बड़ी यूनिट होती है चार्ज की, ये कूलाम से भी बड़ी यूनिट होती है। 1 फेराडे कितना होता है, ये होता है 96,500 कूलाम के बराबर। ठीक है, कितना होता है 96,500 कूलाम के बराबर। तो 1 फेराडे कितना होगा, 96,500 कूलाम के बराबर। और ESU में अगर बताएं तो 1 कूलाम कितने ESU के बराबर होता है, स्टेट कूलाम के बराबर होता है, तो 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है। ये दोनों ही यूनिट हमको पता होनी चाहिए, कई बार ये छोटे क्वेश्चंस में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, इस टाइप के क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं, तो ये हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, बाकी ऐसा यूनिट क्या होती है चार्ज की, कूलाम, कूलाम में मेजर करते हैं। अगर आपको फेराडे में या फिर ESU में आपको चार्ज दे रखा हो तो उसको कूलाम में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, उसको कन्वर्ट करके कूलाम में ही लिखना है। जब भी कैलकुलेशन करेंगे किस में करेंगे, कूलाम के अंदर ही करेंगे। अगर आपको फेराडे या ESU में डेटा दे रखा है तो उसको कन्वर्ट कर लेना इस हिसाब से। ठीक है, चलो इसके बाद में जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जिनके ऊपर एग्जाम में थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन इसके ऊपर ज्यादातर पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज की 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताओ, 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताओ, इस टाइप का क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जाएगा। तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो पहली प्रॉपर्टी है
एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। पहली प्रॉपर्टी क्या है बोलो, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तीसरी प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और फोर्थ प्रॉपर्टी है इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ऐसे करके ये चार प्रॉपर्टीज है। इलेक्ट्रिक चार्ज की कितनी प्रॉपर्टीज है, ये चार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो कैलकुलेशंस वगैरह में हम लोग ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे। वन बाय वन एक एक को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी, है ना, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। अगर किसी बॉडी पे इलेक्ट्रिक चार्ज है तो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। स्केलर क्वांटिटी यही है ना, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड होगा और इसकी यूनिट होगी। जैसे 5 कूलाम 10 कूलाम, तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 5 कूलाम में 5 तो मैग्नीट्यूड हो गया और कूलाम उसकी यूनिट हो गई। डायरेक्शन वगैरह कुछ नहीं बताते इसमें, है ना, स्केलर क्वांटिटी है। अब अगर आपको कोई बॉडी दे दी और आपको बोला कि इस पे ये Q1 Q2 Q3 Qn ऐसे करके बहुत सारे चार्ज हैं, तो इस पर टोटल चार्ज बताओ, तो क्या करोगे, आपको सिंपली क्या करना है, अलग अलग चार्ज को विद सिंबल ऐड कर लेना है। जितने भी चार्ज है ना सबको आपको विद सिंबल ऐड कर लेना है। तो टोटल चार्ज होगा यहाँ पे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ऐसे जितने भी चार्ज हैं सबको हम ऐड कर लेंगे। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं, जिसमें हम ये ध्यान रखते हैं कि जो चार्जेस हैं उनको सिंपल एडिशन से ऐड करना होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर इनमें से कोई नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको नेगेटिव सिंबल के साथ में ऐड करते हैं हम लोग। बाकी ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई डायरेक्शन वगैरह बतानी नहीं है, सिर्फ हमको क्या करना है, चार्जेस को उनके नेचर के अकॉर्डिंग आपको प्लस या माइनस सिंबल के अकॉर्डिंग ऐड कर लेना है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कौन सी बेसिक प्रॉपर्टी के ऊपर ये बेस्ड है, तो चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है उसके ऊपर ये बेस्ड है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज को ना तो आप प्रोड्यूस कर सकते हो और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। मतलब नया चार्ज ना तो आप बना सकते हो, नया चार्ज ना तो आप प्रोड्यूस कर सकते हो और ना ही क्या कर सकते हो, ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। जो चार्ज अवेलेबल है नेचर में उसको आप खत्म भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसे एनर्जी कंजर्वेशन लॉ होता है ना, एनर्जी ना तो प्रोड्यूस की जा सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ उसी तरीके से चार्ज भी ना तो प्रोड्यूस किया जा सकता ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से आप इसको महसूस कर सकते हो, किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हो। लेकिन नया चार्ज ना तो हम बना सकते हैं, ना अवेलेबल चार्जेस जो नेचर के अंदर उनको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से समझो इसको। जैसे एक ग्लास की रोड है अपने पास और एक सिल्क क्लॉथ है। एक ग्लास की रोड है और एक सिल्क क्लॉथ है। शुरुआत में इन पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो पहले जो ग्लास की रोड है उसके ऊपर चार्ज Q1 0 है और जो सिल्क क्लॉथ है उसके ऊपर भी चार्ज कितना है, 0। दोनों पे चार्ज की वैल्यू 0। तो नेट चार्ज कितना हो गया यहाँ पे, नेट चार्ज हो गया सिस्टम का 0। इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना है, 0 है। अब हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में रब किया। इन दोनों को आपस में क्या किया हमने, ऐसे रगड़ा। और जैसे ही आप इसको रब करोगे ना ऐसे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन ग्लास की रोड से निकल के सिल्क क्लॉथ पे चले जाएंगे। किससे निकले इलेक्ट्रॉन, ग्लास से निकले और सिल्क क्लॉथ पे चले गए। तो अगर ग्लास से इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क के ऊपर जा रहे हैं, मान लो 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए फॉर एग्जांपल, तो क्योंकि ग्लास तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। कितना, तो इस पे जो चार्ज आएगा वो आएगा +10 × E। और क्योंकि सिल्क क्लॉथ इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ रहे हैं, तो इसके ऊपर चार्ज आएगा -10E, है ना। E मतलब चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। तो यहां पे क्या होगा, जो टोटल चार्ज है आप ऐड करके देखो, पहले कितना चार्ज था दोनों का, 0 0, तो टोटल चार्ज 0 था। अभी है इस पे +10E, इस पे -10E, टोटल तो अभी भी 0 ही आ रहा है। नेट चार्ज अभी भी कितना आ रहा है, 0। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से चार्ज को तो आप देख पा रहे हो दोनों बॉडीज पे, लेकिन क्या नए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमने प्रोड्यूस कर दिए, या नए प्रोटॉन्स हमने प्रोड्यूस कर दिए, या नए चार्ज हमने प्रोड्यूस कर दिए क्या, नहीं जी, ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से आप इलेक्ट्रिक चार्ज को तो महसूस कर पा रहे हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से आप इलेक्ट्रिक चार्ज को तो महसूस कर पा रहे हो, लेकिन क्या हमने नया चार्ज यहाँ पे बनाया है क्या, नया चार्ज प्रोड्यूस किया है क्या, नहीं। इसलिए इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज
पूरे सिस्टम का हमेशा कंजर्व रहेगा, नया चार्ज ना तो प्रोड्यूस होगा और ना ही अवेलेबल चार्जेस डिस्ट्रॉय होंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी प्रॉपर्टी है। ठीक है जी, अगली प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन मतलब देखो, क्वांटा जो वर्ड होता है ना वो छोटी छोटी क्वांटिटीज के लिए बताने के लिए यूज किया जाता है। क्वांटाइजेशन का मतलब है कोई भी चीज होती है ना वो छोटी छोटी क्वांटिटीज की फॉर्म में होती है। किसकी फॉर्म में होती है? छोटी छोटी क्वांटिटीज की फॉर्म में होती है। उन छोटी छोटी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? तो मिनिमम जो क्वांटिटी चार्ज की पॉसिबल होती है वो होती है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। जैसे अगर किसी भी बॉडी को आप इलेक्ट्रिकली चार्ज कर रहे हो सपोज करो, तो कम से कम उस पर कितना चार्ज आ सकता है? सोचो, अगर आप किसी भी बॉडी को चार्ज करना चाह रहे हो तो उस पर कम से कम कितना चार्ज आ सकता है? बताओ सोच के भाई, आप कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हो? भाई चार्ज किसकी वजह से आता है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से। अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज द कॉज ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग का कॉज क्या है, कारण क्या है, तो कारण है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना। ये इलेक्ट्रॉन आते हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है बॉडी पे, इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है। तो कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं? एक, आधा इलेक्ट्रॉन, 1/4 इलेक्ट्रॉन, इतना तो कभी ट्रांसफर होता नहीं है। इसका मतलब मिनिमम से मिनिमम जो चार्ज आएगा किसी भी बॉडी पे वो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आएगा। कितना आएगा? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आएगा। कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये उस चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है बॉडी से या एटम से तो ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इतना, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया जा रहा है तो इतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बाकी मिनिमम चार्ज इतना ही आ सकता है, इससे कम चार्ज कभी भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो किसी भी बॉडी पे अगर इलेक्ट्रिक चार्ज आएगा तो वो मिनिमम इतना आ सकता है। अगर इससे ज्यादा आएगा तो इसके इंटीजर मल्टीपल की फॉर्म में आएगा। इससे 2 गुना, 5 गुना, 50 गुना, 100 गुना ऐसे आएगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बना देते हैं, Q इक्वल्स टू प्लस या माइनस n इंटू ई। n का मतलब क्या है यहाँ पे? n का मतलब एनी इंटीजर वैल्यू, जैसे 1, 2, 3 ये सब इंटीजर वैल्यूज है। कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, जैसे 7/3 नहीं होगा, 2.5 नहीं होगा, इस तरीके से कोई डेसिमल पॉइंट वाली या फिर कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो चार्ज क्या होगा? हमेशा क्वांटाइज्ड होगा, और सबसे जो छोटा चार्ज पॉसिबल है किसी भी बॉडी पे वो इतना पॉसिबल है, जिसको चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और बाकी जो चार्ज होगा वो इसके इंटीजर मल्टीपल की फॉर्म में ही आएगा हमेशा। तो इस प्रॉपर्टी का हमने क्या नाम रख दिया? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज रख दिया, है ना। बिल्कुल आसान है, एकदम सिंपल सी प्रॉपर्टी है। इसके बाद में फोर्थ प्रॉपर्टी है इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कौन सी प्रॉपर्टी है? इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो, चार्ज चाहे रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, उसकी वैल्यू सेम रहती है। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है? इनवेरिएंस ऑफ चार्ज है। जैसे कोई चार्ज रेस्ट में है, इसकी वेलोसिटी 0 है, और अगर इलेक्ट्रिक चार्ज मूव कर रहा है ना, तो इसकी कुछ वेलोसिटी भी होगी। तो दोनों ही कंडीशन में चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी। ऐसा नहीं कि रेस्ट में जब ये चार्ज पार्टिकल था तो इस पे चार्ज अलग था और मोशन में अलग है, ऐसा नहीं होगा। हमेशा चार्ज की वैल्यू सेम रहती है, चाहे चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हो चाहे मोशन के अंदर हो, चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो बस इस प्रॉपर्टी का नाम क्या रख दिया? इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। आप बोलोगे सर इसमें क्या नई बात है, चार्ज तो सेम ही रहना था। देखो, मास इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। जो मास होता है ना, किसी भी बॉडी का जो मास है वो मूविंग कंडीशन में अलग होता है और रेस्ट कंडीशन में अलग होता है, लेकिन चार्ज की वैल्यू रेस्ट कंडीशन में हो या मोशन के अंदर वो सेम ही रहती है। मास की वैल्यू चेंज होती है। देखो, एक फॉर्मूला होता है m इक्वल टू m0 अपॉन √1 - v² अपॉन c²। v मतलब वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, c मतलब स्पीड ऑफ लाइट, m0 का मतलब है रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल। मतलब रेस्ट कंडीशन में पार्टिकल का जो मास होता है ना, उसको m0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब पार्टिकल मूव कर रहा होता है तो उस कंडीशन में उसका जो मास होगा उसको m से डिनोट किया गया है। तो जब भी अगर मान लो कोई पार्टिकल बहुत कम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो स्पीड ऑफ लाइट तो आपको पता ही है कितनी होती है। ये होती है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर इतनी ये जो स्पीड है ना, इसके कंपेरेबल स्पीड, मतलब इसके आसपास कोई स्पीड से अगर चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तब तो इस टर्म का कोई मतलब रहेगा यहाँ पे। लेकिन अगर पार्टिकल बहुत कम स्पीड से मूव कर रहा है तो v की वैल्यू c से काफी कम होने से क्या होगा? ये वाली वैल्यू नेग्लिजिबल बन जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी। और बहुत छोटी होने से क्या होगा? इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो m इक्वल्स टू ऑलमोस्ट इक्वल टू m0 आ जाएगा। मतलब रेस्ट कंडीशन में और मूविंग कंडीशन में मास क्या होगा? लगभग बराबर ही आएगा। जब पार्टिकल बहुत ज्यादा स्पीड से मूव करता है ना, तब उसका मास अलग होता है, तब इस फॉर्मूले से उसका मास कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो
तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये प्रॉपर्टी मास फॉलो करता है, चार्ज इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता कि रेस्ट में है या मोशन में है तो चार्ज की वैल्यू अलग अलग होगी या सेम होगी, सेम ही रहेगा चार्ज, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसलिए इसका नाम भी क्या है, इनवेरिएंस। इनवेरिएंस मतलब वेरी का मतलब चेंज होना, तो इनवेरी मतलब चेंज नहीं होना, मतलब चार्ज की वैल्यू सेम ही रहती है, चाहे रेस्ट में हो चार्ज पार्टिकल या मोशन में हो, है ना, चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। आई बातें समझ में, आसान है एकदम। बच्चों काफी बच्चे ये कमेंट करते हैं कि सर हमें नोट्स कहाँ से मिलेंगे। तो बच्चों आपको नोट्स मिलेंगे हमारी ऐप के ऊपर। ऐप का नाम है फिजिक्स विद उमेश राजौरिया। ऐप के ऊपर आपको फिजिक्स नोट्स के अलावा केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नोट्स भी मिल जाएंगे। नोट्स तो आपको मिलेंगे ही, इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी चीजें ऐप के ऊपर मिलने वाली हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं वो भी आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर मिल जाएंगे जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको माइंड मैप और फॉर्मूला बुकलेट्स मिलेंगी जिससे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को प्रॉपर तरीके से बहुत कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के। ये जो ऐप है ये आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या ऐप का जो लिंक है वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं।